देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, शहजाद अकबर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें फरमाते हैं कि शहबाज शरीफ साहब इस बार नहीं बच पाएंगे। वही पुरानी रट लगाई है इस मरतबा भी शहजाद अकबर साहब ने। कहते हैं शरीफ खानदान के असासों में इजाफा टीटीटी से हुआ है। राशिद करामत के अकाउंट में 450 मिलियन कहां से आए? निसार ट्रेडिंग कंपनी में पार्टी फंड्स कैसे ट्रांसफर हुए? शहबाज शरीफ ने दर्जनों कंपनियां अपने बच्चों मुलाजमीन के नाम पर बनाई। इस तरह उन्होंने ये भी कहा कि शरीफ खानदान का तमाम बिजनेस का जो है वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों और मुलाजमीन के नाम पर है। साथ ही साथ जी ये वो सारे सवालात हैं जो एक मरतबा फिर शहजाद अकबर साहब ने उठाया और वो ये कह रहे हैं कि जी मेरे पास सारे सबूत भी अब हमारे पास आ गए और अब मजीद शफाफ हो जाएगा अमल। और ये भी कह रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब ने फ़ोन किया जब सुबह, तो उन्होंने बताया कि जी जो मेरे बच्चे के नाम पे प्रॉपर्टीज़ है वो जाने और मेरे बच्चे जाने, उसका मैं जवाब दे नहीं हूँ। बहरहाल एक तरफ तो ये मामला है जो कि अपोजिशन के ऊपर एक मरतबा फिर हुकूमत उठा रही है, दूसरी जानिब हुकूमत के अपने ही लोगों के गिर्द एंटी करप्शन का घेरा तंग नजर आता है। जी पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख के खिलाफ फाइनल रिपोर्ट तैयार कर ली एंटी करप्शन ने आज, और हलीम आदिल शेख के मुतल्लिका हुकाम से के मुताबिक जो है वो उन्होंने ये भी कहा कि जी इस हवाले से इजाजत भी लेंगे। और एंटी करप्शन ने सुपर हाईवे पर जाली हाउसिंग सोसाइटीज का जो नेटवर्क है वो पकड़ा है। कई जाली स्कीमें लॉन्च की गई और इस तरह के इल्जामात हैं जो कि हलीम आदिल शेख पर है और ये पहले भी मामला चलते रहे हैं। दूसरी जानिब नैब ने सवालनामा दिया जिसका तहरीरी जवाब दूंगा। शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब एलिगेशन लगाते हैं जी कि जब चुप रहो तो नैब नहीं बुलाती, घर में बैठो तो सुकून में रहती है, जैसे ही टीवी पर आओ या कोई बात करो या प्रेस कॉन्फ्रेंस करो तो नोटिस भेज दिया जाता है नैब की जानिब से, नैब मुझे दोबारा गिरफ्तार कर सकती है। वो ये फरमा रहे थे। आया कर सकेगी नहीं कर सकेगी ये तो वक्त ही बताएगा। तो इस सारे सिचुएशन पर हम बात करेंगे जी इस वक्त जो है। और एक और चीज़ जो कि बड़ी आज इंपॉर्टेंट हुई, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने महंगाई पर नोटिस ले लिया है। चूंकि तेल की कीमतें कम हुई हैं तो उसके बाद उन्हें प्राइस कंट्रोल का जो है वो भी इजलास बुलाने के लिए कह दिया है। ज़राए ये बता रहे हैं हमें और जल्द ही इसके हवाले से मजीद भी पेशरफ्त होगी। स्टूडियो में आज मेरे साथ होंगे इसी हवाले से महमूद मौलवी साहब है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से, उनको खुशामदीद कहूँगी। थैंक यू सो वेरी मच महमूद मौलवी साहब। और अभी मुझे ज्वाइन किया है मलिक अहमद खान साहब ने, तर्जुमान है मुस्लिम लीग नून के, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच मलिक अहमद खान साहब फॉर ज्वाइनिंग मी। मलिक अहमद खान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मलिक अहमद खान साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? अच्छा, हम दोबारा आपसे राब्ता करते हैं, फिर आपको आवाज़ आ जाएगी। दोबारा राब्ता कर लें कि मेरे ख्याल से उनको आवाज़ नहीं जा रही, शोर जा रहा था जिसकी वजह से टेक्निकल कुछ इशू है। मैं इन मीन वाइल मैं इस वक्त महमूद मौलवी साहब की तरफ जाती हूँ। महमूद साहब, शहजाद अकबर साहब आज एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए और उसके रिटर्न में ऑपोजिशन भी बहुत कुछ कह रही है, जैसे कि मैंने अभी कहा, शायद खाकान अब्बासी साहब भी बहुत कुछ फरमा रहे थे। इस बार क्या वाकई कुछ सबूत आ गए हुकूमत के पास? क्योंकि पहले भी ये क्लेम किया गया था कि जी हुकूमत के पास अच्छे खासे सबूत हैं जिसकी बुनियाद पर वो ऑपोजिशन का एहतसाब कड़े से कड़ा करेगी, लेकिन मामला कुछ और ही निकला था। देखिए, सबूत तो मैं कहूँगा पिछली दफ़ा भी आए थे, इस दफ़ा जो है सबूत काफ़ी वाज़े हैं। और मेरे ख्याल से अगर आपने कल इनका प्रोग्राम देखा था शहजाद अकबर साहब का, वो तो टीवी पे चेकों की कॉपीज़ और सारी एंट्रीज सब दिखा रहे हैं। और मेरे ख्याल से इसमें कोई दो राय नहीं है कि देखें ना, एक आदमी मुलाजिम जो कि 18,000 रुपये की उसकी तनख्वाह दिखा रहे हैं और वो अरबों रुपये बैंकों में डाल रहा है और वो वहीं पे मुलाजमत कर रहा है, फिर वहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है। मगर मेरा कहना ये है कि इतने सबूत होने के बावजूद अगर चीज़ें क्लियर नहीं होती और सज़ाएं नहीं होती तो लोगों का भरोसा इन पे सब पे उठता जाएगा कि देखें, जहां हम कहते हैं कि इतने सबूत है, इतने ये है, उसके बाद भी अगर कुछ नहीं होगा तो अवाम ये सोच रही है कि क्या ये सबूत सिर्फ दिखाने को है। मैं हालांकि खुद पीटीआई से हूँ, मैं कहूँगा कि देखें, हमें जो भी चीज़ करना है एक बड़े वाज़े पॉलिसी के साथ देखें, जब हम सबूत दिखाते तो उसको हम एंड तक पहुँचाएं। ठीक है, मलिक अहमद खान साहब ने दोबारा ज्वाइन किया है, उनको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच मलिक अहमद खान साहब। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, लेकिन पता नहीं शायद कोई राब्ते में मुश्किल है। नहीं, मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है अब।
जी ठीक है। ठीक है। मलिक अहमद खान साहब, मैं पूछना चाहूंगी, शहजाद अकबर साहब ने एक मरतबा फिर एलिगेशंस लगाए हैं शहबाज शरीफ साहब पर और कहा है इस बार नहीं बच पाएंगे। ये भी कह दिया कि शहबाज शरीफ साहब ने फोन करके कहा कि जो मेरे बच्चों के नाम पे कंपनीज हैं या जो प्रॉपर्टीज हैं उसके लिए मैं जवाबदेह नहीं हूँ। आखिरकार माजरा क्या है? पहले भी इसी तरह से हुकूमत ने शोर मचाया था और यही शहजाद अकबर साहब थे जो बार बार कहते थे कि जी फला सबूत आ गए और ये सबूत आ गए, वो सबूत आ गए, लेकिन आखिर में हुआ क्या वो हम सबके सामने है, कौम के सामने है। इस बार जो वो रसीदें दिखा रहे हैं, जो वो चीजें दिखा रहे हैं, क्या वाकई उनमें हकीकत है? देखिए, शहजाद अकबर का मुझे तो बुनियादी तौर पे पहला सवाल तो मुझे ये उठाना है कि शहजाद अकबर क्या कोई कानून और आइन से मावरा बालातर इख्तियार रखते हैं? ये कौन सी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं? क्या वो नैब को हेड करते हैं या वो एफआईए को हेड करते हैं? और वो कौन मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान की तारीख की पहली कैबिनेट की पोर्टफोलियो है जिनके पास इन्वेस्टिगेशन का इख्तियार है। या हमें कोई प्राइम मिनिस्टर बता दें कि उन्होंने नोटिफाई किया है और उसमें वो इख्तियारात उन्होंने शहजाद अकबर को दिए हैं कि वो तफ्तीश करेंगे। बुनियादी तौर पे शहजाद अकबर की जॉब का मकसद जो है वो सिर्फ मीडिया ट्रायल और प्रोपोगेंडा करना है। अब ये सीरीज है जो शहजाद अकबर ने शुरू कर रखी है और ये उसी की एक कड़ी थी जिन्होंने इससे पहले उन्होंने 3 या 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और इंतहाई वो जोर के साथ और शिद्दत के साथ झूठ बोलने की सलाहियत रखते हैं। और मैंने क्यों ये लफ्ज़ झूठ इस्तेमाल किया कि शहजाद झूठ क्यों बोल रहे हैं? देखिए, शहजाद बेसिकली कोई प्रोसीड ऑफ क्राइम अलेज नहीं कर रहे। शहजाद जो कह रहे हैं वो कह ये रहे हैं कि मैं जैसे आपके अकाउंट की डिटेल्स ले लूं और आपके खाते को पकड़ के मैं बैठ जाऊं जी, और उसके बाद मैं अपना आपके खाते में से उठाऊं कि जी ये अब मैंने ट्रांजैक्शंस आपकी पूछनी है, आप मुझे बताएं कि ये ट्रांजैक्शंस किसकी हैं और किसने भेजी हैं। अब इस मकसद के लिए तो पाकिस्तान का लॉ ऑफ द लैंड है, यानी जब मैं अपनी रिटर्न्स फाइल करता हूँ तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मेरी कौन सी ट्रांजैक्शंस किस चीज़ की हैं। अब ये ना तो उनके पास के लॉफुल अथॉरिटी है और ना ही इसके साथ कोई प्रोसीड ऑफ क्राइम इस्टेब्लिश होता है कि मैंने कोई क्राइम किया, कोई किकबैक ली या किसी कॉन्ट्रैक्ट में से मैंने पैसे लिए या मैंने किसी खुदा न खास्ता कोई करप्ट मीन्स अडॉप्ट किए। ये कतई तौर के साथ इसके साथ इस्टेब्लिश नहीं होता। और मैं तो शहजाद को ये कह चुका हूँ कि आप एक्चुअली जो लोगों के प्राइवेट बिजनेसेस की डिटेल्स उठाकर जो कि एक बिल्कुल इंतहाई आपका गलत इल्ज़ाम है और जिसकी बुनियाद पर आप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि शायद कोई इन्होंने करप्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट किए हैं, लेकिन वो ऐसे साबित नहीं होगा। और उस पर ये पहली दफ़ा जब कोर्ट के अंदर केस किया, कोई आज तक उसमें कोई एविडेंस कोर्ट के अंदर ये नहीं दे सके। ये इट इज़ नथिंग मोर देन अ मीडिया ट्रायल। ये सिर्फ ये एक ख़ास एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं कि जी देखें इन अकाउंट्स के अंदर इतने पैसे आ रहे हैं और वो सिर्फ उसको ड्रम बीट करके एक शोर मचाना चाहते हैं। नथिंग अदर देन दैट। ये सिर्फ एक ही इनका मुद्दा है जो ये बार बार उठाते हैं। अच्छा मलिक अहमद खान साहब, जैसे कि आपने कहा कि उनके पास कोई पोर्टफोलियो इस तरह का नहीं है, लेकिन वो तो जाहिर सी बात है उनको जो मामला खुशी लगाया गया है वो तो बराए एहतसाब ही लगाया गया है, वो उसी के तहत ये सारी बातें आके करते हैं। लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि ये मीडिया ट्रायल है खाली, तो आपको लगता है कि अभी भी जो चीज़ें वो दिखा रहे हैं, जो वो बातें कर रहे हैं, वो प्रूफ नहीं कर सकेंगे कोर्ट में? नहीं, देखिए वो तो मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ कि जो वो कह रहे हैं, जो वो दिखा रहे हैं, मैं उसी के मुतल्लिक की तो बात कर रहा हूँ कि वो मैक्सिमम एट द बेस्ट क्या है। वो ये कह रहे हैं कि ये कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जो एक कंपनी का वो जिक्र कर रहे हैं कि इस कंपनी के अंदर ये एक प्रोक्योरमेंट मैनेजर है और प्रोक्योरमेंट मैनेजर द वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट कि प्रोक्योरमेंट मैनेजर क्या होता है। प्रोक्योरमेंट मैनेजर अगर वो मेरी फीड मिल्क का प्रोक्योरमेंट मैनेजर है तो वो किस चीज़ को प्रोक्योर करता है? ऑब्वियसली कोई उसके इनपुट्स को प्रोक्योर करता होगा और उसके नाम पर अकाउंट होना तो अचंभे की बात नहीं है।
आप किसी भी कारोबारी शख्स का जिसका कोई सालाना 50 करोड़ का टर्नओवर हो या 1 अरब रुपए का टर्नओवर हो, आप उसको उठाकर देखें और उस कारोबार की आप देखें, दे ऑल हैव डिफरेंट प्रोक्योरमेंट मैनेजर्स एंड दे हैव डिफरेंट बैंक अकाउंट्स। और वो जब अगर कहीं से फीड के लिए कोई रॉ मटेरियल खरीदने जाएगा तो कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव के नाम पे वो प्रोक्योरमेंट का अकाउंट थोड़ी होगा। एक बड़ा अजीबो गरीब इन्होंने एक मंतक निकाली है और उसको एक क्राइम के तौर पे ये डिपिक्ट कर रहे हैं। ये एक कतई तौर पे क्रिमिनल नहीं है, ये लॉ ऑफ लैंड के साथ प्रोटेक्टेड है। ये जिसको बेनामी कंपनी कह रहे हैं वो कतई तौर पे बेनामी कंपनी नहीं है। और उसके अंदर अगर कुछ ट्रांजैक्शंस आती हैं तो लोगों की अपना बिजनेस रिलेशनशिप्स होती हैं लोगों के साथ। उसमें अगर आप ये मुझे कह दें कि जी अहमद साहब ये आपकी कंपनी है और इस कंपनी में मैंने आपको ये एक एक्स अमाउंट एक एक्स पर्सन ने क्यों भेजी है, तो डज दैट कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम? या तो आप मुझे उसके साथ रिलेशनशिप मेरा बिल्ड करें कि वो शख्स जो है किसी वजह से अब बेनिफिशियरी रहा है मेरे किसी एक्ट के नतीजे में, ये तो कोई बात नहीं है। या मैंने उसको कोई गवर्नमेंट की कॉन्ट्रैक्ट अता की है तो ये भी कोई बात नहीं है। कतई तौर पर वो मुझे ये एलेज नहीं कर रहे और एक हाइपोथेटिकल एक फरूजे की बुनियाद पर ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता कि मैंने कुछ तरफ प्रैक्टिस की है। देखिए ये हमारा मामला बड़ा सिंपल है। शहजाद को तो भी और जिस तरह इन्होंने ये 8 या 10 सवाल आज उठाए या इससे कबल भी कोई 8-10 सवाल उठा कर ही आए, तो ये जैसे एक फॉर एग्जांपल ये बात कर रहे थे कि जी डेविड रोज को आपने नोटिस दिया है, मुझे नहीं दिया। तो भाई आप हैं, आपकी तो देखें एक स्टोरी प्रिंट करते हैं डेविड रोज, और डेविड रोज को अगर मैं नोटिस भेजूंगा तो उसमें मैं उसके सोर्स को थोड़ी नोटिस भेजूंगा। तो क्या ये शख्स, अब मैं कहूंगा अगर इस तरह की एक बात ये करें जो आप कि डेली मेल की बात कर रहे हैं गालिबन? हाँ मैं एग्जैक्टली देखिए ना, अगर मैं किसी को नोटिस भेजूंगा लीगल नोटिस या कोर्ट में दावा करूंगा तो मैं उनके सोर्स को थोड़ी करूंगा, मैं तो बेसिकली उसके पब्लिशर को करूंगा या उसके ऑथर को करूंगा जिसने वो स्टोरी लिखी। तो ये शहजाद को पता है, लेकिन क्योंकि इनका जॉब ये है कि इन्होंने एक प्रोपेगेशनिस्ट की हैसियत से एक मनफी प्रोपेगेंडा करना है और उसके अलावा इनकी कोई और जॉब की नेचर नहीं है। देखिए पाकिस्तान के लॉ में इन्वेस्टिगेशन का इख्तियार और फिर उस इन्वेस्टिगेशन को कोर्ट में लेके जाने से पहले एक मीडिया ट्रायल के मुतालिक आज से चंद रोज पहले या चंद माह कबल अगर आपके हादसे में होगा तो इस्लामी नजरियाती काउंसिल के मोहतरम किबला अयाज साहब ने आके इनको तनबीह की कि अगर आप एक मुकदमा कायम करते हैं और इसके अंदर आप उस मुकदमे को उठा के उससे पहले आप एक मीडिया ट्रायल कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं, आप एक आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर उसके बाद एक मखसूस प्रोग्राम के तहत आप डिफरेंट अपने लोगों को भेजते हैं कि वो आप 7 to 11 टीवी चैनल्स पे बैठ जाएं और बैठ के एक प्रोपेगेंडा करें और सिर्फ ये एक कॉक एंड बुल स्टोरी को आप ड्रम बीट करें और उसमें सिर्फ आपकी मेरी शोहरत को दागदार करें कि जी इनके नाम पर अरबों रुपए आए हैं, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप ये नहीं बताते कि शरीफ ग्रुप जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ उसका वो कितना बड़ा कंट्रीब्यूटर है, वो पाकिस्तान में कितने जॉब क्रिएट करता है। आप ये नहीं बताते कि सनत का पहिया जो लोग बड़े पैमाने में चलाते हैं उनकी एक प्रैक्टिकल कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द इकोनॉमी। और आप अगर 22,000 लोगों में से मुझे सिंगल आउट करके इस एक प्रैक्टिस पे कि मेरी कंपनी के मुलाजमीन के नाम पे अकाउंट क्यों हैं और वो प्रोक्योरमेंट्स क्यों करते हैं, तो मुझे सिंगल आउट करना चाहते हैं, तो ये आपकी मंशा और स्वीट विल है, मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन आखिर ये किसी लॉ के तहत सजा होने वाली बात होगी, अब वो कहाँ जाएगा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट जिसके तहत मेरी फॉरेन रेमिटेंसेस को प्रोटेक्शन हासिल है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वो कहाँ जाएगा। दिस इज ऑल फसाड और ये एक झूठ की बुनियाद पे कर रहे हैं, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। अच्छा मलिक अहमद खान साहब, अच्छा मैं आपसे जवाब मजीद भी ले रही हूँ, मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा। महमूद मौलवी साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। जो बात वो कह रहे हैं मलिक अहमद खान साहब कि चूँकि इकोनॉमी में भी वो कह रहे हैं कि हमारा चंक है, सारी चीज़ें हैं और ये मीडिया ट्रायल हो रहा है, आपको नहीं लगता कि ये बात दुरुस्त है किसी हद तक, क्योंकि पहले भी यही चीज़ें आई थी सामने? हाँ एक चीज़ तो है कि मलिक साहब ने
इस चीज़ से तो जो इनकार नहीं कर रहे हैं कि अकाउंट्स में पैसे आए, मतलब मलिक साहब ने अभी खुद कहा ना कि ये नॉर्मल है, परचेस के लिए आए और प्रोक्योरमेंट के लिए आए। मेरे ख्याल से मलिक साहब भी मेरे ख्याल से कारोबार कर रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब की कंपनी इतनी बड़ी है, मेरी भी कुछ छोटी मोटी कंपनीज़ हैं, मुझे समझ में नहीं पड़ता है कि मेरे प्रोक्योरमेंट मैनेजर को मैं अरबों रुपए का अकाउंट दे दूं, ठीक है ना, और कहूं कि बेटा तुम ये ख़रीदो, तुम ले आओ, और उसके बाद उसी अकाउंट से मैं जो है अपने रिश्तेदारों के लिए मकान उसी अकाउंट से ख़रीदूं, तो मेरे समझ में ये नहीं पड़ रहा। और दूसरी बात जो कि वो कह रहे थे कि शहजाद अकबर साहब ने उनको ये जो नैब इंक्वायरी कर रही है, उन्होंने शहजाद अकबर साहब को बताया जो वो मीडिया पे बता रहे हैं। देखिए शहजाद अकबर साहब इंक्वायरी ऑफिसर नहीं है, इंक्वायरी जो हो रही है वो तो नैब के लोग कर रहे हैं, और ये जो चीज़ें आपको बता रहे हैं इससे, क्योंकि देखें मलिक साहब सही कह रहे हैं, जो है ना इख्तलाफ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सबूतों के साथ है। अब ये कहना कि देखें जी ये तो नॉर्मल है, देखें तो नॉर्मल तो बहुत सी चीज़ें हैं, तो वही वाली बात क्या, अगर जी हमने 20,000 लोगों को नौकरी दे दी, मैं कहूँगा जी मुझे कायदे आज़म के मज़ार के अंदर ज़मीन दे दो और मैं लोगों को नौकरियाँ दे दूँगा, तो फिर ये तो कोई बात। देखिए कानून मेरे ख्याल से सबके लिए बराबर होना चाहिए, और ये खुद भी देखें जहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा, देखें मैं कोई नहीं होता हूँ कि ये बताने वाला कि साबित करूँ, साबित तो कोर्ट ने करना है। और हमारे यहाँ बदकिस्मती ये मैं बता दूँ होता ये कि बहुत सी चीज़ें जब वक्त आता है ना तो देखें साबित नहीं क्यों नहीं कर पाते, उसकी वजह यह है कि जैसे होगा ना गवाह नहीं आते हैं, लोग नहीं आते हैं, चीज़ें नहीं होती है। मैं इनके केस की होती है, नॉर्मल केसेस में भी यही हो रहा है। देखें आप ये देखें ना, एक चीज़ है कि अरबों रुपया आ गया अकाउंट में, अब अगर देखें मैं कहूँ कि ये मैंने परचेस करने के लिए दिया तो मैं अरबों रुपया किसी को दे दूँ, बोला मेरे लिए ज़मीनें खरीद के रख लो, तो बेनामी इसके अलावा और किस चीज़ को कहेंगे। आप ये भी तो देखें ना, मैं आप आज ये मीडिया हाउस चला रही हैं, ठीक है ना, मैं कहूँगा जी इसके नाम तो किसी और का है, तो फिर आप मुझे बताएं, देखें ना ये तो इस हिसाब से हो ही नहीं सकता कि आपके नाम पे तो नहीं है कहीं अरबों रुपया, हो सकता है उन्होंने आप भी यहाँ पे काम कर रही है, जो लोग मीडिया हाउस चला रहे हो सकता है आपके भी नाम पे अरबों रुपया हो, बोलेगा जी उन्होंने कहा जी आपको दे देते हैं कि ये इक्विपमेंट वगैरह परचेस करने के लिए। तो ये तो देखें मतलब ये बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, ये कानून इसका फैसला करेगी, हम में से कोई फैसला नहीं करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि, मगर मैं ये कहूँगा कि इसको हम ये ना कहें कि नॉर्मल प्रैक्टिस है। देखें बहुत सी चीज़ें नॉर्मल है, तो फिर यही वो देखें यही फ़र्क है कि हम यहाँ पे कहते हैं सिग्नल तोड़ना नॉर्मल प्रैक्टिस है, दुबई में यहाँ से 1 घंटे के उसके ऊपर हम जाते हैं, वहाँ पे हम कानून की पासदारी कर रहे हैं। देखिए ना फिर तो हर चीज़ नॉर्मल है, किसी को उठा लें वो भी नॉर्मल है, तो फिर अगर हम हर चीज़ को नॉर्मल कहते हैं तो फिर तो मेरे ख्याल से इसमें तो फिर कोई दो राय मेरे पास नहीं है। फिर तो मलिक साहब की राय सही है कि जी नॉर्मल प्रैक्टिस है, ये चलता ही रहता है। जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको कह रहा था जी जी, तो वो नॉर्मल प्रैक्टिस है ना, आज तक कुछ होता ही नहीं है, तो नॉर्मल प्रैक्टिस से चलने दें। मैंने आपको शुरू में क्या कहा कि देखें तो फिर आप अपनी पार्टी के बाकी लोगों को समझाएं ना महमूद मौलवी साहब, या आप शहजाद अकबर साहब को बताएं कि वो तो पहले भी नहीं प्रूव कर पाए कुछ, और वही मलिक अहमद खान साहब अभी ये कह रहे हैं जिस तरह से, और आप खुद भी अब इस बात को अग्री कर रहे हैं कि अगर ये इस तरह की चीजें प्रूव नहीं होंगी तो फिर इतना मीडिया ट्रायल क्यों हो रहा है। वो तो यही बात करेंगे सिर्फ मीडिया ट्रायल है, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, सिर्फ एक पॉलिटिकल देखिए मीडिया, देखिए मैं बताऊँ हो क्या रहा है। देखिए मैं आपको बताऊँ, मेरा कहना यही तो है कि प्रूफ जो है अगर डॉक्यूमेंटेशन जब मजबूत है तो ट्रायल्स को फौरन हो जाना चाहिए, चाहे वो किसी की भी हो। देखिए होता क्या है, हमारे यहाँ ट्रायल्स में सालों लग जाते हैं, और सालों लगने के बाद फिर उसके बाद बीच में नेगोशिएशंस भी हो जाती हैं, बीच में सेटलमेंट्स भी हो जाती हैं। आपको ज्यादा मुझसे बेहतर पता है कि सेटलमेंट कैसे होता है, ठीक है। देखिए ना एक आम आदमी जो जिसको सजा हो गई हो, मुझे एक आम आदमी बता देना, ऐसे बहुत से जिनको मैं बोलता हूँ चले लंदन भेज देते हैं, उनको तबीयत उनकी ठीक नहीं है, तो ये चीज़ें सबको पता है क्या है, मतलब बहुत सारी चीज़ें बोलने की जरूरत नहीं, मगर आप खुद बताएं क्या ये नॉर्मल है कि एक आदमी जिसकी तबीयत ठीक ना हो उसको वो जेल से निकाल के लंदन भेज दे? नहीं है, आप नहीं भेजा है ना, तो मैं यही तो कह रहा हूँ आपको नॉर्मल नहीं है। हाँ। तो जो मैं कह रहा हूँ ना, तो यही तो मेरा कहना यह है कि हाँ। देखें सेटलमेंट्स हो जाती हैं, क्या होता है मुझे नहीं पता, मगर मैं आज भी कहूँगा अगर हमको इस मुल्क को सीधे रास्ते पे ले जाना है और सिम चेंज करना है तो चाहे कोई भी हो, अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए और सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए। अच्छा मलिक अहमद खान साहब आपकी जाने बाऊंगी, मलिक अहमद खान साहब बताइएगा, जैसे कि अब खुद भी पीटीआई के रहनुमा बैठे महमूद मौलवी साहब, वो खुद भी फरमा रहे हैं जैसे कि, तो मैं तो इस वक्त बिल्कुल
समझ नहीं पा रही कि ये सेकंड पॉलिसी हो गई, क्योंकि शहजाद अकबर साहब और इस तरह के लोग कुछ और बातें करते हैं, फिर बाकी लोग पार्टी के कुछ और बातें कर रहे होते हैं। आपको क्या लगता है, अभी जैसे कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी आज तो ये सवाल उठा दिया है कि जी नैब जो है मुझे दोबारा गिरफ्तार कर लेगी, तो आपको लगता है ये सारी चीज़ें एक मतलब फिर जैसे कि आप खुद कह रहे हैं कि मीडिया ट्रायल हो रहा है तो उस हद तक ही रहेंगी और कुछ प्रूफ नहीं हो सकेगा आगे जाके? मैं बदकिस्मती से मुझे शायद मेरे राब्ते में कोई शायद मेरी तरफ से प्रॉब्लम होगी। जी आपके स्टूडियोज में तो शायद ये मसला नहीं होगा। मैं आपके दूसरे जो मेहमान हैं उनकी मैं बात पूरी नहीं सुन सका, लेकिन जो शाहिद साहब कह रहे हैं, देखिए हमारा मुकदमा ये है कि ये प्रोसिक्यूशन नहीं हो रही, ये परसिक्यूशन हो रही है। आप देखें कि आप एक पिछले 4 साल से एक मुसलसल अमल जारी है, यानी आप मुझे एलेज करते हैं कि तुमने फलां जगह पर ये जुर्म किया है, और आप मुझे जब वो जुर्म मेरे पे साबित नहीं कर पाते तो आप कहते हैं अच्छा नहीं ठीक है, जाते जाते वो जुर्म तो साबित नहीं हुआ, चलो इस जुर्म में सही ये भी तुमने किया था। अच्छा, और वो जुर्म जो है वो बतौर जुर्म के उसकी पहले किसी कानून की किताब में कोई जिक्र भी दर्ज नहीं है कि ये जुर्म है। तो अब मेरे एक्ट को एज अ फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ अ क्रिमिनल इम्पैक्ट, यानी विदाउट एनी लॉफुल अथॉरिटी, आप अपनी ख्वाहिश के ताबे मैंने कोई अगर काम किया है तो उसको एक जुर्म के तौर पे आप साबित करना चाह रहे हैं, जो कि किसी कानून के अंदर जुर्म के तौर पे नहीं लिखा हुआ। अब पहला सवाल तो हमारा ये है। इसी बुनियाद पे हम कह रहे हैं कि जो डेफिनेशन है कि आप किसी को प्रोसिक्यूट करते हैं तो वो एक लॉफुल ऑफेंस के लिए प्रोसिक्यूट करते हैं कि भाई ये आपने गलत काम किया है, ये लॉ के अंदर इसकी इजाज़त नहीं थी और आपको इसलिए हम इसकी सजा देंगे और आपको प्रोसिक्यूट करेंगे। जब कभी भी आप किसी के खिलाफ अनलॉफुल अथॉरिटी के साथ किसी ऐसे जुर्म की पादाश में जो कि जुर्म है नहीं, जो आपकी नज़र में जुर्म है, आप किसी को कैदोबंद की सोबत से गुजारते हैं तो उसको परसिक्यूशन कहते हैं। तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के खिलाफ, चाहे वो शाहिद खाकान अब्बासी हैं या उसमें हमारी जमात के सदर मोहतरम शहबाज साहब हैं या उनके बिजनेसेस हैं या राना सनाउल्लाह खान थे जिनके खिलाफ एक मंशियात का झूठा मुकदमा बनाया, तो अब हादसा ये पेश आया है कि हमारा जो हाफिजा है वो, क्योंकि हम बहुत जल्दी अगली बात की तरफ चले जाते हैं और पिछली बात की ज्यादती का हिसाब नहीं मांगा जाता, तो कैसे इमरान खान और उनकी हुकूमत उन लोगों की जिंदगी के कीमती 6 माह या 1 साल, जैसे हमजा शहबाज साहब को कानून का तकाजा ये है कि अगर उनके खिलाफ कोई जुर्म है तो आप 3 माह के अंदर अंदर उनके खिलाफ अदालत के अंदर वो मुकदमा लेकर आएंगे। 1 साल से उनको नाजायज हिरासत में सबसे बेजा में रखा हुआ है और किसी अदालत के अंदर कोई मुकदमा, कोई गवाह, कोई इस्तगासा आज तक दाखिल नहीं किया। अच्छा, और उनको कैद करके रखा। अच्छा, मुझे बस वन लाइनर बताइएगा कि क्या अब आप समझते हैं कि आप लोगों को, चूंकि आप लोग ये कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो है वो प्रूव नहीं हुई हैं, कभी भी ये कोर्ट में नहीं कर पाए अब तक, तो आप लोग को खुद नहीं लगता कि आपको हत्या के इज्जत का या इस तरह का कोई केस जो है वो हुकूमत के खिलाफ या फिर शहजाद अकबर साहब के खिलाफ आपको जाना चाहिए, बिकॉज आप कह रहे हैं कि आप ठीक हैं? फिर नहीं, लेकिन ना शहजाद अकबर के खिलाफ जो एक होती है अनलॉफुल अथॉरिटी जो आप यूज कर रहे होते हैं बहैसियत गवर्नमेंट के, उस अनलॉफुल अथॉरिटी में ये लॉ के अंदर, पाकिस्तान के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर ये दर्ज है, ये लिखा हुआ है कि जब आप कोई ऐसा मुकदमा जिसमें इस चीज़ के शवाहिद मिल जाएं कि आपने वो बदनीति पर मबनी मेरे खिलाफ कायम किया था और वो मुकदमा बनता नहीं था और आपने मुझे नाजायज ज़ेरे हिरासत रखा, तो वो उसका मुकदमे करने का वक्त उस वक्त आता है जब मुझ पर आप अदालत में साबित नहीं कर सकते। तो अभी तो हम देख रहे हैं कि आपने हमें पकड़ा हुआ है क्योंकि हुकूमत आपके पास है, आपने हमें बांदी बना के रखा हुआ है, हमारी फैमिली मेंबर्स को, हमारे पार्टी मेंबर्स को, सबको आप तकलीफ दे रहे हैं। इन नियर फ्यूचर फिर होगा आपका इरादा, अगर ये नहीं प्रूव कर पाते उसके बाद? ठीक, ये पाकिस्तान है जहाँ पर जबर की हुकूमत कायम जरूर हो जाती है लेकिन देर तक रहती नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अहमद खान साहब।
इस चीज़ का हिसाब ज़रूर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अहमद खान साहब, तर्जुमान मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, एक तरफ तो वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन सूरत हाल से मुतालिक आज बयान में कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटे में सिंध भर में कोरोना से मुतासरा जो है वो 90 अफराद जो हैं वो जान की बाजी हार गए हैं, जबकि 758 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जबकि दूसरी जानिब एक जो पिंडोरा बॉक्स आज खुला वो एक अलग ही कहानी बयान कर रहा, वो ये कि जी पीर जो गोठ में 300 से जायद तकरीबन 350 लोगों के जो है अफराद के हुकूमत सिंध ने टेस्ट किए थे, जो जिनमें से 258 को कोरोना का मरीज करार दिया था। लेकिन अब उनको जब रीटेस्ट हुए हैं आज आखान हॉस्पिटल से निकली जी जो है अस्पताल से, तो फिर उसके बाद बताया जा रहा है कि जो तकरीबन कराची से भी लोगों के बताया जा रहे हैं कि 88 में से 61 लोग हैं जिनके टेस्ट जो हैं वो मनफी आए हैं, और इन अफराद में से भी जिनको 258 को बताया गया था कि जी वो पॉजिटिव हैं, उसमें से भी ठीक ठाक नंबर ऑफ केसेस ऐसे हैं जो कि नेगेटिव आए हैं। अब पहले राशिद शाह साहब ने इसका एलिगेशन लगाया था कि जी उनका टेस्ट पॉजिटिव कर दिया गया जब उन्होंने हुकूमत की तरफ से टेस्ट कराया गया, लेकिन फिर जब उन्होंने निजी अस्पताल से टेस्ट कराया तो फिर वो नेगेटिव आया। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव के गेम में कुछ समझ से बालतर है कि आखिरकार हो क्या रहा है। कल चेयरमैन एनडीए में हमारे प्रोग्राम में थे लेफ्टिनेंट जनरल अफजल साहब, और उन्होंने ये कहा था कि वो किट्स खसूसी तौर पर जिसका ऊपर एलिगेशन लगाया था सिंध हुकूमत ने 57,000 वो किट्स जिनको कहा गया था कि जी उनमें कोई फॉल्ट है, जब हमने वो वापस मंगाई और इस्लामाबाद के हॉस्पिटल्स में उनको यूज़ किया तो वो बिल्कुल ठीक निकली थी। तो आया ये फिर गड़बड़ कहाँ है, कोताही कहाँ हो रही है, गलती कहाँ हो रही है, इस हवाले से बात करूंगी। स्टूडियो में तो ऑलरेडी महमूद मौलवी साहब मौजूद हैं, लेकिन टेलीफोन लाइन पर भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्माइल राहू साहब हैं, सूबाई वजीर सिंध हैं, उनको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच इस्माइल साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। इस्माइल राहू साहब, आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। हाँ, बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। इस्माइल राहू साहब, सबसे पहले तो आपकी तरफ आऊंगी, या आखिरकार हो क्या रहा है सिंध में कि टेस्ट जो पॉजिटिव बताए जाते हैं हुकूमत की जानिब से जिन अफराद के किए जाते हैं, जब दोबारा उनके टेस्ट हो रहे हैं तो वो नेगेटिव हो रहे हैं निजी हॉस्पिटल से, ये माजरा कहाँ है, क्या है, कहाँ कोताही या गलती हो रही है? देखें, इसमें तो बेसिकली आपको पता है कि ये जो सारी जो किट्स हैं टेस्ट की, ये या टेस्ट करने की जो फैसिलिटीज हैं सारी बाहर से मंगाई गई हैं, एक किट्स भी बाहर से मंगाई गई हैं, और ये जो इसकी जो टेस्ट लेते हैं या लेबॉर्ट्री में फिर जाके इसको चेक करते हैं, वो भी डॉक्टर्स करते हैं। ये फकत कहीं एक जगह पे नहीं हुआ, यहाँ पे भी कराची में भी कई ऐसी मरतबा हुआ है, पहले नेगेटिव आया हो या बाद में पॉजिटिव आया हो, बाज़ औक़ात इसमें ऐसी रिपोर्ट आ जाती हैं। और फिर ये फकत यहाँ ही नहीं, पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे आप दूसरे प्रोविंसेस में भी अगर चेक कर लें तो ये सिलसिला आया है, क्योंकि जब ये खुद अब देखें ये जो ओरल या नोजल से लेते हैं, नाक से लेते हैं, तो अब इसकी जो रिजल्ट बताई जाती है, इसकी भी 70% एक्यूरेसी खुद जहाँ से आई है, चाइना से ये किटें आई हैं, तो वहाँ से भी इसकी जो एक्यूरेसी बताई जाती है वो तकरीबन 70% है। इसी वजह से यहाँ अगर किसी का पॉजिटिव आता है तो फिर दोबारा उसका क्या जाता है, यहाँ भी जो भी पेशेंट पॉजिटिव आते हैं तो उनको हम दोबारा फिर उसकी टेस्ट करवाते हैं ताकि वो कंफर्म हो जाए कि वो पॉजिटिव है। और अगर जो पॉजिटिव कंफर्म हो गया और वो क्वारंटाइन पीरियड पूरा करता है और उसके बाद उसकी टेस्ट की जाती है, तो सैंपलिंग की जाती है, तो उसके बाद अगर उसका नेगेटिव आता है तो भी एक मरतबा नेगेटिव आने पे हम उसको क्लियर करके घर पे नहीं छोड़ देते, बल्कि फिर दोबारा उसका टेस्ट किया जाता है, सैंपलिंग की जाती है। अगर 2 मरतबा कंटिन्यू कंसेक्यूटिव नेगेटिव आ जाए तो फिर ये तसल्ली से समझा जाता है कि ये नेगेटिव है। ये वाकयात जाहिर है ये पूरी दुनिया में हो रहे हैं, फकत हमारे तो अच्छे खासे नंबर्स हैं जो कि एक साथ इस वक्त सामने आए हैं। आपको नहीं लगता कि यहाँ पे कोई गफलत या कोताही बरती गई है? क्योंकि ऑपोजिशन एलिगेशन लगा रही है, राशिद शाह साहब खुद कह रहे हैं कि मेरा भी पॉजिटिव करा दिया और ये हो गया वो हो गया, खूब शोर शराबा हो रहा है सब। वो पीर साहब के बड़े फर्जंद हैं, मेंबर फैमिली हैं, लेकिन हम तो किसी सूरत में ये नहीं कर सकते। डॉक्टर्स देखें,
हम तो किसी आम जो शहरी होगा उसके लिए भी ये नहीं कर सकते। और डॉक्टर्स करते हैं, डॉक्टर सैंपलिंग करते हैं, जो टेक्निकल स्टाफ होता है वो सैंपलिंग करता है, तो डॉक्टर्स उसकी टेस्ट चेक करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो इसमें तो ये तो बात मैं समझता हूँ तो बिल्कुल ही गलत बात है, ये किसी सूरत में ऐसी बात नहीं है। और आपको पता है कि हम ज़्यादा में ज़्यादा टेस्टिंग जो है वो सिंध गवर्नमेंट कर रही है, तो जाहिर है उसमें ये बातें दूसरे प्रोविंसेस में भी हैं, सब जगह हैं। अच्छा चलें, आप साथ ही रहिएगा। मैं महमूद साहब आपके साथ जाने पाऊंगी। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, चलें 4-5 होते तो समझ में आता है। ये तो अच्छे खासे नंबर्स हैं जो कि बता रहे हैं। फिर राशिद शाह साहब का एलिगेशन लगाना सिंध हुकूमत पे कि सिंध हुकूमत ने जानबूझ के ये किया है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? मैं ये कहूँगा हो सकता है सिंध हुकूमत ने जानबूझ के ना किया हो, मगर देखें या तो फीड करने वाले, क्योंकि देखें डॉक्टर तो देखें टेस्ट जो होता है ना, अगर किट सही है, पहली बात तो ये बड़ी अजीब बात है कि 70% अगर किट सही देती, पॉजिटिव देती है और बाकी नेगेटिव देती है, तो मैं तो ये भी कहूँगा कि जिनको नेगेटिव दिया है तो इसका मतलब हम पूरे शहर में ढूंढते रहें, अगर नेगेटिव आया तो भी बेकार है और अगर पॉजिटिव आया तो भी बेकार है। इसका मतलब इसकी को तो बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। इसका तो कोई फायदा तो है नहीं कि अगर देखे ना 2-2 दफा कराने के बाद अगर नेगेटिव आया, मैं खुशी खुशी घर चले जाऊँ, मालूम पड़ा मैं तो सबको बीमार करके आ रहा हूँ, तो उसको, और या तो ये हो कि ये देखें ऐसा तो नहीं है कि जो फीडिंग करते हैं कंप्यूटर से जब निकालते हैं वहां पे गलतियां कर रहे हो पॉजिटिव और नेगेटिव में, ये भी तो हो सकता है ना कि जो फीड कर रहा है, देखिए ना एक आम आदमी इंसान है, उन्होंने कहा जी 100 फीड पॉजिटिव कर दो, 100 फीड नेगेटिव कर दो, तो ऐसे भी तो हो सकता है जल्दी जल्दी में उन्होंने कहा 150 को उन्होंने कहा यार पूरा हिसाब पूरा करना है, ये टाइम नहीं है, तो उन्होंने कहा जी 50-100 फीट को नेगेटिव कर। क्योंकि देखिए ऐसे इत्तेफाकात कैसे हो सकते हैं? अगर आप जो फिगर्स दे रही हैं जी, इसमें मेरे ख्याल से मेरे भाई भी इत्तेफाक करेंगे, जो फिगर्स आप दे रही हैं अगर इतनी गलती है कि 280 में से मेरे ख्याल से 220 गलत आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से तो फिर मैं ये कहूँगा कि इसकी जरूरत ही नहीं है। आप मुझे बताएं ना कि एक परसेंटेज क्या है, मोर देन 75% तो गलत आ रहा है, 70% सही नहीं आ रहा, 75% गलत आ रहा है। और अगर 75% गलत आ रहा है तो उसकी 2 ही वजह होगी, या तो टेक्नीशियन की गलती है या कंप्यूटर जो है मुझे नहीं पता कि कंप्यूटर जो है वो उल्टा दिखाता हो, ठीक है ना, और या जो है कि रिपोर्टिंग गलत छप रही हो। क्योंकि देखें अगर 70% रिपोर्ट गलत है तो मेरे ख्याल से ये इसको लोगों को तो हम टेंशन से मार देंगे। आप ये देखें ना 70% लोगों को हम कह रहे हैं कि जी आपको पॉजिटिव आया है, उसके बाद एक दिन के बाद हम कहते हैं कि जी नेगेटिव आया, तो हम तो इनको मेंटली हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। देखिए ना इस बीमारी ने एक तो बहुत बड़ी ज़हनी प्रॉब्लम लोगों को दे दिया है कि खुदा न खास्ता अगर वो उसको हो जाता है और वो मर जाता है, तो हमने इतना बड़ा हवा भी तो क्रिएट किया हुआ है, तो वो उस खौफ से जो है वो ज़हनी मरीज हो रहे हैं लोग। आप देखें कितने जो वहां से निकल रहे हैं वो साइकियाट्रिस्ट को दिखा रहे हैं अपने आप को, उसकी वजह की तो मेरा तो कहना ये है कि भाई देखें चाहे किट कहीं से भी आए, चाइना से आए, अमेरिका से आए, कहीं, मगर अगर किट की ये हालत है कि 70% किट गलत दिखा रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि तो फिर टेस्ट कराने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है इस्माइल राव साहब, ये बहुत बड़ा नंबर है, लार्ज नंबर है, और ये भी कंफ्यूजन का शिकार पैदा होगा। आपको नहीं लगता कि इसको भी रीचेक करने की जरूरत है, क्योंकि ये अच्छा खासे नंबर है, 1-2 नंबर नहीं है खाली। मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये यहाँ ऐसे भी हुआ है कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल से जो कराए गए हैं, बाज़ औक़ात हमें ये भी पता है कि आगा खान से जिन लोगों ने कराए, पहले किसी का पॉजिटिव आया, फिर जब दोबारा कराया तो नेगेटिव आया, या नेगेटिव आ गया फिर दोबारा कराया तो पॉजिटिव आ गया। ये फकत गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में नहीं है, ये प्राइवेट में भी ऐसा ही हो रहा है। अब इसमें भी मतलब आप देख लेंगे इसमें भी कितने पॉजिटिव आए हैं ना, ये तो नहीं है कि टोटल 100%, मगर ये 70% है, ये 70% गलत आ रहे हैं राहुल साहब, 70% एक बहुत बड़ा परसेंटेज है। नहीं तो ये मैं यही तो कह रहा हूँ कि भाई ये हम जरूर चेक करेंगे कि क्या है, कहीं अगर कोई गलती है तो हमारी तो कोशिश है, हम तो ये थोड़ी, हम तो चाहते हैं कि हमने तो नहीं छुपाया, हमने तो टेस्टिंग जाहिर की, हमने तो कोई केस कहीं छुपाया नहीं, जो आता है हम एदाद व शुमार भी अवाम के सामने रखते हैं, पब्लिक के सामने रखते हैं,
हमने ये नहीं कहा, सिंध गवर्नमेंट ने ऐसी कोई कोशिश नहीं की कि जी कम से कम केसेस दिखाएं, कम अच्छा से कम ठीक है। numbers अच्छा दिखाएं, अच्छा इस्माइल लोग कम साहब से ये कम भी बता cases- दें, इस्माइल लोग कम से साहब, कम टेस्ट करें जी। इस्माइल लोग साहब चूंकि आप हैं मौजूद तो मैं चाहूंगी कि आपकी मौजूदगी से हम ये भी जान लें थोड़ा सा। भी हम देखा था कि सिंध में जो है वो सरकारी गोदामों से जो मामला हुआ 1,68,000 मीट्रिक टन गंदम चोरी होने का मामला, इस हवाले से मुझे बताएं अब तक कि क्या आप लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया, क्योंकि आप कह रहे थे कि हम खुद करेंगे इनिशियल तौर पर इसकी तहकीकात। क्या हुआ, ये मामला कहाँ तक पहुंचा? निसार खोड़ो साहब से भी नैब ने इस हवाले से कुछ जो है वो इन्वेस्टिगेशन किया, इंक्वायर किया है, कहाँ तक आप लोग इस मामले पे पहुंचे अब तक? देखें ये जो मामला है ये आपको पता है कि लास्ट ईयर पता नहीं एक तवील अरसे के बाद सिंध गवर्नमेंट ने गुज़िश्ता साल गंदम की खरीदारी नहीं की थी, प्रोक्योरमेंट नहीं की जी। वरना उससे पहले हर साल 12 लाख 13 लाख 14 लाख 10 लाख टन हम खरीदते आ रहे थे कंटिन्यूसली और स्टॉक में रखते थे, ताकि जब ये कम हो जाती है या फ्लोर मिल्क के पास कमी हो जाती है तो फिर या ओपन मार्केट में उसकी गंदम की कमी हो जाती है तो फिर हम प्रोवाइड करते हैं फ्लोर मिल्क को। तो ये पहली मर्तबा हुआ सिंध गवर्नमेंट ने फैसला किया कि इस मर्तबा हम नहीं खरीद देंगे गंदम। उसकी अलग वजूहत थी, मैं उस पर बात फिल वक्त तो नहीं करता, लेकिन जिसकी वजह से 9 लाख कुछ टन थे हमारे पास जो हमने पिछले साल का स्टॉक जो कैरी किया, और वो आस्ता आस्ता हम फिर जब ये ओपन मार्केट में गंदम खत्म हुई और फ्लोर मिल्क वाले उनके पास थी तो फ्लावर मिल्क वालों को हमने प्रोवाइड करना शुरू की, और हमने तमाम कोशिश की कि जहाँ भी हमारा स्टॉक है हम इसको जीरो करेंगे और इस साल जो खरीदारी करेंगे हम वो प्रोक्योरमेंट करके फिर उसमें स्टॉक करेंगे। तो जब ये जीरो पे आया, अब ये कब से हुआ है, तो ये क्या चोरी हुआ है, कैसे हो गई ये इतनी stock- बड़ी? मैं बात बता रहा हूँ ना, अब यही तो तहकीकात करनी है। हाँ। अगर सिंध गवर्नमेंट होती तो सिंध गवर्नमेंट ने तो छुपाई नहीं, ये तो डिस्क्लोज भी हमने किए, जाहिर भी हमने किया है। इस वक्त कभी ये आया है, फिर हम उसी वक्त फूड डिपार्टमेंट ने चीफ सेक्रेटरी को लिखा, चीफ सेक्रेटरी ने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को लिखा, लेकिन हम उसके बाद भी अगर हम सिंध गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट था कि हम अगर एंटी करप्शन तक ही रखते हैं इसको, तो कल ये कहा जाएगा कि जी ये तो सिंध गवर्नमेंट ने किया और तहकीकात भी एंटी करप्शन ने की, जो कि मातहत इदारा है और इन्वेस्टिगेशन इसकी सही और शफाफ नहीं होगी। तो इसीलिए सिंध गवर्नमेंट ने फैसला किया तो हम इसको रेफर करते हैं नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को, नेब को। हालांकि हमें पता है कि नेब की पोजीशन क्या है, नेब तो हुकूमत के जेब में पड़ा है, पॉकेट में पड़ा हुआ है, जैसा वो चाहेंगे वो करेंगे। हमारे टैक्स उस पे अपनी जगह पे, रिजर्वेशन अपनी जगह पे, लेकिन उसके बावजूद एक मिनट मैं बात मुकम्मल करूं, उसके बावजूद हमने नेब को लिखा जिससे भी नेब रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वेस्टिगेशन करे, तहकीकात करे मुकम्मल, जो चीजें थी, जो कागजात थे, जो डॉक्यूमेंट थे, कहाँ से कितना शॉर्टफॉल आया है, कितना कहाँ से कम है, वो सारी रिपोर्ट हमने बना के सिंध गवर्नमेंट ने भेजी है नेब को। नेब इंक्वायरी करे, जिस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेगी, सिंध गवर्नमेंट पे जो भी उसका जिम्मेदार होगा हम उस पर कार्रवाई करेंगे। अच्छा जी महमूद साहब, हाँ एक चीज मैं कहूँगा कि देखें, एक जो आप लोगों ने खबर दी है ना कि जी सिंध से कराची आते में गायब हो गया, ये तो नामुमकिन बात है। ये तो आप भी मेरे ख्याल से इस्माइल साहब इत्तेफाक करेंगे कि सिंध से मतलब जो इंटीरियर में जो शिकारपुर या सक्कर वहाँ से कराची आते में तो गायब नहीं हो सकता ना इतना बड़ी अमाउंट, ये तो आप इत्तेफाक करेंगे। जी इस्माइल साहब आवाज आ रही है आपको? मुझे मौलवी साहब की आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, और अगर आप मौलवी साहब कह रहे हैं कि जो आपने खबर दी है सिंध से कराची आते हुए इतनी बड़ी अमाउंट चोरी हो गई, ये तो नहीं हो सकती पॉसिबल, इससे तो आप इत्तेफाक करेंगे? मैं बता रहा हूँ कि ये किसी एक गोडाउन से नहीं है, ये सिंध के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में एंटायर सिंध के अंदर जो गोडाउन बने हुए हैं उन तमाम गोडाउन में जो टोटल शॉर्टफॉल आया है वो है ये। अब ये कब से आ रहा है, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद ये जीरो नहीं हुए और भी हर साल कैरी ओवर होता था कि जी इस साल इतना स्टॉक पड़ा हुआ है, अफसरान दिखा देते थे कि जी ये साल इतना पड़ा है, दूसरी प्रोक्योरमेंट हो गई, खरीदारी हो गई, वो फिर गोदामों में आ गई। तो ये पहला साल था कि अब ये 10 साल पहले का है, 15 साल पहले क्या कमी है, 5 साल पहले की है, जितने की भी है, ये तहकीकात से पता पड़ेगा कि कब हुई है। चलें ठीक है, लेट इन्वेस्टिगेट दिस ऑल मैटर एंड देन विल डिसाइड कि जी क्या होता है, इसकी भी रिपोर्ट आ जाएगी। बहुत शुक्रिया इस्माइल राउत साहब आपका, महमूद मौलवी साहब आपका, आप दोनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। इसी के साथ ही अपनी मेजबानी दस्तफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।